हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिजिक विद आकाश। आज हम लोग एक डेटा सेंटर और एआई का प्रॉक्सी कंपनी एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज उसका बिजनेस वगैरह समझेंगे। क्वार्टर 3 अपडेट्स कॉन कॉल वगैरह डिस्कस करेंगे एंड क्वार्टर 4 आने ही वाला है। तो उससे पहले अगर हम लोग क्वार्टर 3 का सब कुछ अपडेट्स लेके जेके सब कुछ समझ के अगर रेडी रहेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा क्वार्टर 4 भी समझना है, उसके ऊपर क्या नंबर्स आ रहे हैं वो सब देखने को। ठीक है, तो वही सेम फैशन में लोग रख के रखेंगे। पहले बिजनेस समझेंगे, थोड़ा नंबर्स डिस्कस करेंगे, रिस्क फैक्टर्स और बिजनेस में क्या अपडेट्स हो रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहे हैं, क्या रिस्क लग रहा है, वो सब चीज़ें समझेंगे। थोड़ा वैल्यूएशन देख लेंगे एंड उसके बाद आप उसके बाद अपना कॉल ले सकते हो, आपको क्या करना है उसके बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है। जैसे इसका बिजनेस मॉडल क्या है ना, ये लोग लिक्विड फ्लो सॉल्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, तो आप समझ के चलो लिक्विड को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए होता है आपको। तो एंड टू एंड चीज़ें उस पर ये लोग काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है इनका। तो लिक्विड के लिए इनको पाइप चाहिए होगा, तो ऐसा नहीं कि प्लास्टिक पाइप वगैरह ये लोग नहीं बनाते। ये लोग मेटेलिक पाइप, स्टेनलेस स्टील पाइप, ये सब बनाते हैं। होजेस बोलते हैं जिसको, होज बोलते हैं ना पाइप को, तो वो ये सब बनाते हैं। फिर अलग अलग टाइप का शेप्स का ये लोग पाइप बनाते हैं, मोटा पतला वगैरह जो भी है। एंड पाइप को जोड़ने के लिए अलग अलग जो भी है, लेट से दो पाइप को मर्ज करने के लिए कुछ बीच में जो लगता है वो सब बनाते हैं। फिर पाइप का फ्लो को मेंटेन करने के लिए, फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए ए टू जेड चीज़ें बेसिकली ये लोग बनाते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ साथ ये तो पाइप हो गया, फिर इसके संग ये लोग स्किड्स बनाते हैं। स्किड्स हो गया, लेट से आप ऐसा समझ लो कि बड़ा बड़ा मेटालिक फ्रेम होता होगा जिसके अंदर पाइप्स और अलग अलग पाइप को कैसे, फ्लो को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको रोकना है, तेज़ बढ़ाना है, जो भी है फ्लो को जैसे भी करना है वो सब ये लोग बनाते हैं। ए टू जेड चीज़ें बनाते हैं बेसिकली। वही मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था, लिक्विड फ्लो सॉल्यूशंस ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या सीन है ना कि डेटा सेंटर से ही कैसे रिलेटेड है मैं वो बताता हूँ। तो डेटा सेंटर जो भी है ना, डेटा सेंटर क्या होता है कि बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, मशीन्स होते हैं जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी कंपनी होगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे कोई ऐसा रिलेशन में भी हो भी सकता है, आई डोंट नो, बट ऐसा मेरे हिसाब से है नहीं। तो लेट्स से कि कोई गूगल आ गई या अमेजन आ गई, उन्होंने एक डेटा सेंटर वगैरह बनाया। ठीक है, डेटा सेंटर क्या होगा, बड़ा बड़ा कंप्यूटर सर्वर होगा जिसमें सब उसके कस्टमर्स के, आपके सबके डेटा स्टोर होते होंगे एंड वो प्रोसेस होता होगा, कुछ एआई मॉडल्स वगैरह चलता होगा, सब उधर प्रोसेस होता होगा। एंड जैसे अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो विद टाइम जितना ज़्यादा यूज़ करते रहते हो, जितना हैवी उसमें टास्क करते हो, तो वो गर्म हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे डेटा सेंटर भी गर्म हो जाता है, तो उसको अगर मेंटेन करना है तो डेटा सेंटर को कूल करना होता होगा। ठीक है, तो डेटा सेंटर को कूल करने के लिए ट्रेडिशनल जो भी पुराने डेटा सेंटर्स होते थे उसमें एयर कूलिंग सिस्टम होता था, फ़ैन लगा होता। तो अगर आपके घर में या पुराने घर में या बचपन में आपने किसी ने रिलेटिव्स के यहाँ पे देखा होगा, तो डेस्कटॉप होता था, उसके अंदर भी एक पंखा चलता था जो ठंडा करता था, राइट। तो ये वैसे ही होता है डेटा सेंटर का। बट अब क्या हो रहा है ना, अब जैसे जैसे ज़्यादा कंप्यूटिंग हो रही है, ज़्यादा सर्वर पावर लग रही है, तो ये हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है एंड वो डेटा सेंटर की एफिशिएंसी पे थोड़ा सा दिक्कत ले आता है, राइट। तो उसके लिए एयर कूलिंग सोल्यूशन ज़्यादा काफ़ी नहीं होता है, इसका लिक्विड कूलिंग सोल्यूशंस करना होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड कूलिंग क्या होता है ना कि जैसे कोई डेटा सेंटर, अगर कोई भी सर्वर है उसके नीचे अगर मैं लिक्विड लगा दूंगा ठंडा वाला, तो फटाक से वो गर्मी टान लेगा एंड उसको ठंडा कर देगा, राइट। यानी कॉन्स्टेंट चाहिए होता होगा। एयर सोल्यूशंस जो भी है वो एक हद तक ही इसको ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड कूलिंग सोल्यूशंस यहाँ पे इसको ठंडा करने के लिए, एंड इधर से पानी जैसे ही जाते रहेगा, जो भी लिक्विड जाते रहेगा, तो उसके बाद ये लोग उसको ठंडा करके मतलब हीट डिसिपेट कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं, राइट। एंड उससे क्या होगा, डेटा सेंटर भी अप एंड रनिंग रहेगा 24/7। एंड यही इनका बिजनेस है। तो ये लोग कूलिंग सोल्यूशंस बनाते हैं, फ्लोस बनाते हैं, मेटल स्किड्स बनाते हैं, और ये कस्टमाइज होता है। मतलब ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है कि मैंने बोल दिया डेटा सेंटर है तो प्लग एंड प्ले मॉडल, वैसा कुछ नहीं होता ये लोग मतलब कि प्लग एंड प्ले ऑब्वियसली होता होगा, बट ये लोग का मोस्टली है कि अगर आपका डेटा सेंटर लेट से 10 गीगावाट्स का या 20 गीगावाट्स का या जो भी है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये लोग प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं। एंड आपका मेटेलिक स्किड हो गया या होजेस हो गया, होजेस मतलब पाइप्स हो गया, ये सब बना के लोग देते हैं। ठीक है, तो ये इनका पूरा पूरी डेटा मॉडल है। ठीक है, अब पूरा पूरी बिजनेस मॉडल है, सॉरी। एंड लिक्विड कूलिंग सोल्यूशन सिर्फ लिक्विड फ्लो सोल्यूशंस मैंने बताया था, तो उसका एक पार्ट हो जाता है लिक्विड कूलिंग सोल्यूशन। इसके साथ साथ ये लोग आई थिंक इंडियन रेलवेज हो गया और इंडिया में भी कुछ कुछ डेटा सेंटर्स कंपनीज है, उसके लिए भी ये लोग काइंड ऑफ अलग अलग चीज़ बना रहे हैं, जिसपे ये लोग ने इस कॉल पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया था। बट मोटा मोटी आप समझ गए ना कि जो भी जहाँ पे भी लिक्विड कूलिंग सोल्यूशंस लगेंगी, लिक्विड फ्लो सोल्यूशंस लगेंगी, ए टू जेड चीज़ ये लोग बनाते हैं। एंड ये वन ऑफ दी कंपनी है जो फास्ट, मतलब दी अर्ली मूवर कंपनी बोल लो आप, जो है कि जो डेटा सेंटर के कूलिंग सोल्यूशंस में वर्क कर रही है। एंड लेकिन एक और चीज़ आप लेकर चलो, जो ये कूलिंग सोल्यूशंस मैंने बताया पूरा, ये सिर्फ डेटा सेंटर तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट अभी इतना हाइप चल गया तो ये लोग कॉन कॉल में पूरा डेटा सेंटर को ही लेके बात कर रहे थे। तो मेरे को लग रहा है कि ऑब्वियसली डेटा सेंटर इनका ज़्यादा वो है पोर्टफोलियो में। बट हाँ, ये सब अगर लेट से कोई रेलवे कंपनी आई या कोई और एचवैक कंपनी आई या इंडस्ट्री का आप समझ लो मेटालर्जिकल इंडस्ट्री या कोई मैकेनिकल इंडस्ट्री या अलग अलग कंपनी आई जो बोली कि मेरे लिए लिक्विड सोल्यूशन बना दो, तो ये लोग उस पर भी काम करने के लिए मोस्टली रेडी है। क्योंकि किसी ने कॉन कॉल में पूछ दिया था कि सिर्फ आप ये लिक्विड कूलिंग सोल्यूशन डेटा सेंटर के लिए किसी में भी आप लगा सकते हो, तो उन्हें बोला था कि ये किसी और इंडस्ट्री में भी यूज़ आ जाएगा, तो उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे या कर रहे हैं, वॉट एवर दैट इज़ नॉट रिलेवेंट राइट नाउ, राइट। इनका थोड़ा सा रेवेन्यू बैकअप समझ लेता है। तो इनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू क्या है ना कि एक्सपोर्ट से आता है। तो आई थिंक 75% इनका रेवेन्यू जो है 75% एक्सपोर्ट से आता है, उसमें भी एक्सपोर्ट में 85-90% EU और US से आता है। आई थिंक US में इनका ज़्यादा है,
एंड मैं बता दे रहा हूँ यूरोप में इनका है 30% एंड यूएस में 55%, दोनों मिला के 85% हो गया, राइट। तो अभी क्या होता है ना कि क्वार्टर थ्री में क्या हो रहा था ना, अभी जो वॉर वगैरह चली तो क्वार्टर 4 में चल रही है, मतलब ये कब से चल रही है, फरवरी 28 से चल रही है, राइट। तो दैट इज़ क्वार्टर 4। बट क्वार्टर 3 का रेवेन्यू को अगर हम लोग पीछे जाके देखें तो इधर क्या सीन चल रहा था ना, इधर ट्रेड वॉर वगैरह नौटंकी चल रही थी, ईयू के संग साइन हुआ था डील, अगर आपको याद आ रहा होगा, ये भी क्वार्टर 4 के स्टार्टिंग क्वार्टर 3 के एंड में हुआ था। यूएस का टैरिफ सिचुएशन था, राइट। तो इस सिचुएशन में ये यूएस को भी भेज रहे हैं, यूरोप को भी भेज रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। ये लोग बता रहे थे कि एक्सपोर्ट्स इनका 30% बढ़ गया था ईयर ऑन ईयर, राइट। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर एक्सपोर्ट टैरिफ वगैरह भी ले लें, 50% की जो टैरिफ लगी थी, एंड तो ये सब काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके बाद ये लोग बता रहे हैं कि जो इंडस्ट्री में जो अच्छी चीज़ें चल रही है, क्या हो रहा है ना, पहला बात तो टैरिफ कम हो गया यूएस से, तो वो एक चीज़ आ जाती है। दूसरी है कि मदर ऑफ ट्रेड डील जो सब कोई बता रहे थे कि एफटीए ट्रेड डील जो यूए के संग या यूरोप के संग हुई थी, सॉरी, तो उसके वजह से भी ये लोग बता रहे हैं कि आगे जाके हम लोग को और ज़्यादा एक्सपेंशन का प्लान्स मिल रहा है, एक्सपेंशन के लिए मतलब ज़्यादा और एक्सपोर्ट ये लोग कर सकते हैं, मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, राइट। तो दिस इज़ वन थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट द कंपनी। उसके साथ साथ अगर नंबर्स पे जाएँ तो इन्होंने किया था 121 करोड़ का सेल किया था इस बार, एंड विच इज़ अराउंड करीब करीब 21% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। और ये ग्रोथ का एक रीज़न था कि जो 30% ग्रोथ एक्सपोर्ट से आई थी, राइट। तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छा हो जाता है इस कंपनी के बारे में। इनका जो पैट है वो भी बढ़ गया था करीब करीब 16.5%, 16.5 सीआर का पैट था, तो इनका करीब करीब EBITDA मार्जिन करीब करीब आ जाता है 23.5। एंड ये लोग बता रहे हैं आगे जाके ये 23.5 से 25-26% के रेंज में भी ले आएंगे। एंड प्रीवियसली भी जाके देखोगे ना तो 21-22% में EBITDA चलता था, फिर धीरे धीरे 22 हुआ, फिर 23 हुआ, फिर 25 हुआ। तो अब ये जर्नी देख के चलोगे, EBITDA मार्जिन बढ़ते ही जा रहा है। कुछ लोग आके बोल देंगे भाई कितना ही बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। होता क्या है ना कि जैसे जैसे कंपनी और ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज करते जाएगी, जैसे जैसे और ज़्यादा सामान बनाते जाएगी, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है, रेंटल कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, मशीन की कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगी। एक मशीन से आप ज़्यादा सामान बनाओगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, और उसके साथ साथ आप अपने प्राइस भी तो पास ऑन करोगे सामने कंपनी के साथ, जैसे डिमांड आएगी प्राइस इन्फ्लेशन भी आएगी। तो इसी को तो बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, कि अपने ऑपरेशंस को एक लेवरेज की तरह यूज़ किया है, उसको मिनिमाइज़ करके रखा है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करके रखा है, एफिशिएंट बना के रखा है। जो भी इंक्रीमेंटल सेल्स आ रहा है उसमें प्रॉफिट पहले से ज़्यादा हो रही है। अगर पहले 100 रुपये में 10 रुपये प्रॉफिट होती थी तो 11, 11.5, 12 ऐसे हो रही है, राइट। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है। तो अपना अपना मैंने बता नहीं कि 74-75% बाहर से आता है, जिसमें यूरोप और यूएस से सबसे ज़्यादा आता है। एंड उसके साथ साथ अपना इंडिया में जो भी है 20-25% रेवेन्यू आता है, उसमें भी कुछ इनके रेलवे क्लाइंट्स आई थिंक, कुछ इनके वो भी क्लाइंट्स होंगे, क्या बोलते हैं, इंडिया के डेटा सेंटर्स वगैरह क्लाइंट्स भी होंगे, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये लोग बता रहे हैं कि जो भी नया डेटा सेंटर बन रहा है ना वो 99% इन्होंने बताया, बट आई एम एक्सपेक्टिंग लेट्स से मोर देन 90% तो आराम से ही होगा। मोर देन 90% डेटा सेंटर्स में लिक्विड कूलिंग सोल्यूशंस लगने वाला है, एंड वो इंडस्ट्री टेलविंड की तरफ ये लोग बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि जो भी ये ग्लोबल मार्केट है डेटा सेंटर का, वो 33% से ग्रो कर रहा है। तो आप लेके चलो कि ये एक उसका प्रॉक्सी प्ले ही हो गया ना, एंसिलरी प्ले जो आप बोल लो, जैसे जो भी आपके ऑटो कंपनीज होते हैं उसके एंसिलरी पार्ट्स पे ज़्यादा पैसे बनते हैं, राइट। तो वैसे ही डेटा सेंटर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगी उसमें ये समझ लो एक प्रॉक्सी है, जिसमें डेटा सेंटर अगर 33% से ग्रो कर रहा है तो ये वाली चीज़ें लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशंस में भी 50-40, 50-60% से ग्रो कर सकती है। हम जस्ट गिविंग अ नंबर, मैं अपना बना के बता रहा हूँ, क्योंकि जितना छोटा कंपनी होता है ना, जितना छोटा बेस होता है, उसमें CAGR ग्रोथ उतनी फास्ट होती है, राइट। आप एग्जांपल लेके चलो, अगर आपके घर में कोई एक मेड है जिसको आप 10,000 देते हो साल महीना का, तो उसकी जो सैलरी बढ़ेगी 10 की 11 हो जाएगी, 10% होगी, बट आपका सैलरी हो सकता है 10% ना बढ़े, राइट। तो जितना छोटा बेस होता है, अगर सैंडविच आप खाने जाओगे 100 की सैंडविच 120 हो सकती है, विच इज़ 20%, राइट। बट आपकी सैलरी हो सकता है 20% ना बढ़े, आपकी इनकम 20% ना बढ़े, राइट। तो उस हिसाब से लेके चलो, जितना छोटा बेस है मेरे हिसाब से केगर ग्रोथ उतनी ज़्यादा होती है। तो वही मैं इसको बोल रहा हूँ कि प्रॉक्सी प्ले में इधर पैसे ज़्यादा बन सकते हैं, तो ये एक चीज़ है। उसके साथ साथ इन्होंने एक दो चीज़ और अच्छा बताया है, जो आप डीप डाइव जाके अपने खुद से पढ़ो, मैं वो रिकमेंड करूँगा। क्योंकि मैं तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने एक आउटलाइन आके बता दे रहा हूँ कि चीज़ें अच्छी चल रही है और आगे जाके अच्छी होंगी, बट पूरा इंट्रिकेट डिटेल्स, या आप समझ लो कि आपको अगर खुद से कॉन्फिडेंस बनाना है तो आपको खुद से जाके A to Z चीज़ों को पढ़नी पड़ेगी, राइट। आप मेरे पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हो कि आकाश ने बताया तो मैं उस कंपनी को ले लेता हूँ, बेच लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ, सेल कर लेता हूँ, ये जो भी कर लेता हूँ, राइट। तो वही मेरा पॉइंट है कि मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड भी हूँ, मैं हमेशा इसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ, एक एजुकेशन की तरफ से समझाता हूँ। मैं कभी इन्फ्लुएंस नहीं करता हूँ कि आप ले लो, मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ कि आप खुद से मेहनत करो, पढ़ो, एंड यस गेट कनेक्टेड विथ मी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, मैं उधर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, आप उधर भी आके ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक है मोटा मोटी इस कंपनी का नंबर्स। हाँ, 2-3 चीज़ मैं बता देता हूँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ना इन्होंने मल्टीपल चीज़ें बताई कि कहाँ पे 70% है, कहाँ 20% है, तो उसमें नहीं जाते हैं। ओवरऑल तो आगे जाके जैसे हम लोग ट्रैक करते जाएंगे तो हम लोग को और डिटेल्स
सामने में से समझ आने लगी। बट ये लोग क्या बता रहे हैं ना कि जैसे अभी होजेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, होजेस का इनका अभी आई थिंक 16 मेट्रिक टन का इनका कैपेसिटी था, इन्होंने सॉरी 1 ऐड करके 17.5 कर दिया लास्ट क्वार्टर 3 में पूरा कर दिया, ठीक है। अब ये बता रहे हैं Q2 FY27 तक, मतलब समझ लो सितंबर क्वार्टर तक ये 20 मिलियन कर देंगे। तो बेसिकली डिमांड दिख रही है तभी ये बढ़ा रहे हैं, पहला बात ये एक चीज़ होता है। स्किड असेंबली ये लोग बता रहे हैं कि कुछ 2000 पीसेस पर ईयर एनम का था, अब ये 15,000 पीसेस को कर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से 7x बढ़ रही है। तो ये स्किड बेसिकली समझ लो आप, वही जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, ये समझ लो इतना बड़ा मेटेलिक फ्रेम होता होगा जिसमें अलग अलग पाइप्स होजेस वगैरह लगती होंगी, पाइप भी इंटरकनेक्टेड रहता होगा, इसके बीच में लेट से डेटा सेंटर जाता होगा। तो ये जो स्किड है आई थिंक ये 3 लाख का एक करीब करीब बेचते हैं। इन्होंने कहीं मेंशन किया था रियलाइजेशन, कहीं आप देखोगे ना कॉल में जाके किसी ने पूछा था कि पर स्किड रियलाइजेशन कितना है, तो 300K बेसिकली 3 लाख का कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। तो ये सब इसको बढ़ा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जो भी पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए मेलोज वगैरह लगते हैं, तो ये इनका प्लान था कि ज़्यादा इनका केपेक्स करने का, बट इन्होंने इसको बोला थोड़ा डाउनसाइज कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे ये मेलो वाला पार्ट बढ़ाएंगे। तो बेसिकली पैसे को भी ये लोग अच्छे जगह डायरेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे इनको दिख रहा है कि हाई बिजनेस हो सकता है, हाई मार्जिन आ सकता है, तो उस रेंज में ये लोग काम कर रहे हैं। तो कैपेसिटी वाइज भी ये लोग कंटिन्यूस कैपेक्स करते जा रहे हैं। चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यही है मोटा मोटी इनका बिजनेस मॉडल, ये लोग बना रहे हैं, बाहर में बेच रहे हैं। अब इधर रिस्क क्या आ जाता है ना कि अभी ट्रेड वॉर की सिचुएशन चल गई है, राइट। तो इसके पीछे ना 2-3 चीज़ें हुई होंगी। रॉ मटेरियल के क्रॉस प्राइसेस बढ़ गए होंगे, राइट। तो ये लोग पास ऑन कर पा रहे हैं कि नहीं, वो एक क्वेश्चन हो जाता है। एंड उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि अभी ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा है, अब ये ट्रैवल हो पाएगा कि नहीं। रेड सी, आई थिंक रेड सी से ये लोग पास कराते होंगे, आई डोंट नो कहाँ से ये लोग एक्सपोर्ट कराते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन ये लोग ने किया नहीं है। तो सप्लाई चेन टूटा है कि नहीं, डिलीवरी हो पा रही है कि नहीं, या फिर ऑर्डर्स रुक गए हैं कि नहीं, वो चीज़ का क्लैरिटी नहीं है। तो उसी के लिए तो ना हम लोगों को Q4 पढ़ना पड़ेगा ना। Q4 में नंबर्स देखना पड़ेगा कैसे आ रहे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं, इनलाइन आ रही है कि नहीं, ग्रोथ अच्छी आ रही है कि नहीं। अच्छी ग्रोथ मेरे हिसाब से तो 25% के ऊपर हो जाता है, तो वो ग्रोथ आ रही है कि नहीं। और आगे जाके मैनेजमेंट कुछ कमेंट्री दे रही है कि ये वॉर की सिचुएशन की वजह से इनका ट्रेड डिस्टर्ब हुआ था कि नहीं, प्राइस ही लोग पास ऑन कर पाए थे कि नहीं। प्राइस अगर पास ऑन कर रहे हो तो एक आइडिया भी मिलता है कि हाँ डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग ज़्यादा भाव में भी खरीदने के लिए रेडी हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें एक समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए तो हमने बोलता हूँ ना कि कॉल पढ़ो, बिजनेस डॉक्यूमेंट पढ़ो, उसके बाद आप बिजनेस समझ पाओ, क्योंकि बिजनेस सामने वाला कर रहा है, हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि चीज़ें कैसे चल रही है, कि इस डायरेक्शन में हो रही होगी। फिर अगर मैनेजमेंट आगे कंफर्म कर देता है ना, तो आपके जैसे 50 लोग को अच्छा लगने लगता है, फिर उसके बाद वो कंपनी पे टूट पड़ते हैं, राइट। तभी मार्केट टूट पड़ता है। हम लोग 50 लोग मिलके तो मार्केट बनती है, राइट। तो उस हिसाब से आपको समझ के चलना है, ठीक है। एक चीज़ और इन्होंने कहीं बताया था, इनफैक्ट 2 चीज़ मैं बताऊंगा। एक चीज़ बताया था कि आई थिंक इन्होंने कुछ एक प्राइस को गिराया भी था, 7-8% का प्राइस करेक्शन भी किया था, मतलब सामान सस्ता में बेच रहे थे एंड पास ऑन कर दे रहे थे कस्टमर को। इसके लिए ये लोग ने बताया था कि अपने प्रोसेसेस को ये लोग और ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, अपने वेंडर्स के संग जिसके संग वर्क कर रहे हैं, जिससे सामान ले रहे हैं, उसके संग भी ये लोग प्राइस के संग नेगोशिएट कर रहे हैं, पास ऑन कर दे रहे हैं कस्टमर्स के सामने में। तो उससे मेरे को एक फील हो रहा है ना कि अगर ये लोग प्राइस पास ऑन कर रहे हैं तो हो सकता है रॉ मटेरियल का फ्लक्चुएशन हुआ होगा, एंड ये लोग इसको इफेक्टिवली पास ऑन करके भी अपना EBITDA मार्जिन को कॉन्स्टेंटली बढ़ाते जा रहे हैं, राइट। तो दैट इज़ वन गुड थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट द कंपनी। एंड अगर इस ऑपरेटिंग लेवरेज का बात करें तो वही 120 करोड़ में इन्होंने 16 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो कि लास्ट ईयर भी 15 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ना डिप्रिसिएशन लग गई है। डिप्रिसिएशन पहले 3 करोड़ का था, अभी 6 करोड़ का है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। लेकिन अपना सेल कितना बढ़ा था, 21% से बढ़ा था, लेकिन डिप्रिसिएशन 3 से 6 करोड़ के रेंज में आ गई है। तो ये क्यों हो रहा है ना, डिप्रिसिएशन क्या होता है कि अगर आप कोई भी नया प्लांट बैठाए हो या नया जो भी कैपेक्स कर रहे हो, तो वो खर्चा आपको तुरंत आज लेना पड़ता है, एंड उसको आप लेट से ओवर फ्यू ईयर्स 5-6-10 साल में धीरे धीरे काटते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 रुपये का खर्चा किया, तो आपने अगर 5 साल में प्लान किया काटने का, तो हर साल 20-20 रुपया आप अपने प्रॉफिट से काटते जाओगे, राइट। तो वही डिप्रिसिएशन बढ़ गई है। तो वही वाली चीज़ हो जाती है, अकाउंटिंग गिमिक का बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसी टाइप की करती है कि अभी अब डिप्रिसिएशन ले लेता हूँ, प्रॉफिट से काट देता हूँ। तो इसलिए आप देखोगे कि 15 वर्सेस 16 क्या ही प्रॉफिट दिखा रहा है स्क्रीन में, आप जाके देखोगे तो वैसे ही दिखेगा। अगर वो नहीं होता तो वो 3 करोड़ की प्रॉफिट ऐड हो जाती है, 15 वर्सेस 19 हो जाता। तो यहाँ पे आपको दिख जाता करीब करीब अच्छा 25% 30% का ग्रोथ, तो ऑपरेटिंग लेवरेज दिख जाती है, राइट। तो ओवरऑल नेट तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैल्यूएशंस अगर डिस्कस कर लें तो वैल्यूएशंस इसकी दिखा रही है 3,200 करोड़ की कंपनी है, एंड अपनी प्रॉफिट आई थी फर्स्ट 3 क्वार्टर में आई थी 7 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़, तो करीब करीब 37 करोड़। तो नेक्स्ट क्वार्टर में मेरे को लग रहा है 15 करोड़ तो आराम से कर लेंगे। लास्ट क्वार्टर को ही 16 करोड़ को ही मैं वो कर देता हूँ। तो कितना हो गया अपना 30, 37 प्लस 15, 42, 52, 50-55 करोड़ हो जाती है। इसको डिवाइड करूँगा ना तो करीब करीब 60 का पी आता है। तो ये कुछ लोग को ना महंगा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा सा एक बार के लिए लगा था कि हो सकता है महंगा है, बट वही लेके चलो। अगर आपको डेटा सेंटर की जो भी हाइप चल रही है उसका प्रॉक्सी लेके चलना है। और इसके साथ एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो इनका फर्स्ट क्वार्टर था ना जिसमें 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वो उधर डिग्रोथ हो गई थी, 6-7% की डिग्रोथ हो गई थी। तो अगर 9 मंथ बेसिस पे अगर आप कंपेयर करोगे
3 क्वार्टर्स का, तो आपको थोड़ा सा ग्रोथ सिंगल डिजिट में दिखेगा। लेटेस्ट क्वार्टर का देखोगे तो 21% इस क्वार्टर की दिख रही है, इससे पहले क्वार्टर 6%, उससे पहले क्वार्टर -6% जो फर्स्ट क्वार्टर थी इस साल की। तो वहाँ पे एक डिग्रोथ हो गया था जिसकी वजह से पूरा 9 मंथ हिल चुका है, राइट। बट वो मेरे हिसाब से वन ऑफ इवेंट है, एंड वही इसलिए तो ट्रैक करना होता है ना कि एक बार अगर किसी कंपनी ने गलती कर लिया या एक बार किसी एक कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कर लिया, तो उससे अपने को ल्यूर होके देखना नहीं है, मतलब भटक नहीं जाना है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया तो खरीद लो, या बहुत गंदा लॉस हो गया या बहुत गंदा बिजनेस हो तो बेच दो। एक लॉन्ग टर्म व्यू भी लेके चलना होता है, राइट। इंडस्ट्री में पूरी टेलविंड है, एक क्वार्टर को देख के अगर आप डर जा रहे हो कि लेना है बेचना है, तो एक काइंड ऑफ खराब सिचुएशन आप समझ सकते हो कि आपका एक मेंटल मॉडल खराब टाइप का बना हुआ है, राइट। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप थोड़ा सा ही माल लेके रखो, थोड़ा सा वॉच लिस्ट में डाल के रखो, थोड़ा सा चीज़ों को समझो एंड उसके बाद एक्ट करो, राइट। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड वैल्यूएशन वाइज भी 65 का वैल्यूएशन दिख रहा है, 60-65 का पीई दिख रहा है। बट अगर आप एक चीज़ आगे देखोगे ना, तो इस कंपनी की भाव अभी चल रही है कितना, 250 रुपये करीब चल रहा है, ठीक है, 240 करके चल रहा है। पूरा मार्केट फॉल में ना, ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ऑल टाइम हाई भी इसी का ही 5-10 रुपये ऊपर नीचे है, राइट। तो वही लेके चलो कि कोई भी कंपनी पूरी मार्केट में त्राही त्राही मची है, मार्केट बार बार गिर रही है, इतना ट्रेड वॉर नोटंकी वगैरह चल रहा है, फिर भी ये कंपनी अपने प्राइस को, भाव को मेंटेन करके रखी है, भाव पकड़ के रखा है बेसिकली। भाव पकड़ के रखना मतलब क्या, प्राइस गिर नहीं रहा है, रेट वैसे ही चल रहा है, राइट। तो कुछ तो होगा, राइट। तो वही मैं बोलता हूँ कि कोई भी अगर बिजनेस का अगर, या कोई भी सामान का ले लो, लेट से एप्पल फ़ोन ले लो, अगर उसका भी प्राइस हमेशा ही महंगा रहता है तो कुछ चीज़ें होंगी ना, उसका डिमांड होगा, उसकी नीड होगी मार्केट में, उसका यूटिलिटी होगा, तभी उसका प्राइस वैसे ज़्यादा है, राइट। एंड ऑन द सेम हैंड अगर कोई एंड्रॉयड फ़ोन ले लो 10-12 हज़ार का, वो अगले सेल में फिर प्राइस गिर जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको बेचना मुश्किल हो जाता है, मासेस को बेचना है, उसका यूटिलिटी उतना नहीं है, उतना उसका ब्रांड नहीं है, राइट। तो उस टर्म्स में अगर आप कंपनी को देख के चलो तो कंपनी के भी जो प्राइस है वो अपने हाई पे चल रही है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि काइंड ऑफ स्टेबिलिटी भी देता है मुझको, और काइंड ऑफ एक क्या बोलते हो, सेफ हेवन भी देता है कि हाँ चीज़ें अच्छी चल रही है। बट अगर आपको फिर भी एक्सपेंसिव लगता है तो आप इसको वॉच लिस्ट में डालो, पढ़ना शुरू करो, नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने दो। नेक्स्ट क्वार्टर में अगर जो क्वार्टर 4 अभी आ जाए कुछ दिन में, क्वार्टर 4 का भी रिजल्ट अगर अच्छा आ जाएगा तो पी नॉर्मलाइज हो जाएगी, वही देखो ना, पी थोड़ी गिर जाएगी, फिर उसके बाद आप ले लो। तो उस हिसाब से आपको लेके चलना होता है, राइट। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा लेना ये बेचना नहीं है, अपना खुद से स्टडी करो, उसके बाद ही आपको कन्विक्शन मिलता है, राइट। आई थिंक मैंने काफ़ी समझा दिया, थोड़ा एक्सटेंड भी हो गया। बट बोलने का पॉइंट यही है कि ये एक डेटा और एआई सेंटर का वॉटएवर एक प्रॉक्सी प्ले है, एंड इसको आप पढ़ सकते हो, और इसके साथ साथ अलग कंपनीज़ को भी देखो जो ऐसा कुछ बिजनेस कर रही है, एंड उसके बाद अपना कॉल ले सकते हो, राइट। ऐसे ही मैं अपना रिसर्च करता हूँ सारी कंपनीज़ के बारे में, एंड आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। एंड अच्छा लगा तो आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फॉलो वगैरह कर लो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।